हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करने वाले हिंदी की। और हिंदी ग्रामर भी हम लोग पढ़ेंगे और ये आपका एक जीके का भी पोर्शन हो जाएगा। और इसके अलावा आपकी जो जनरल हिंदी आएगी तो उससे रिलेटेड भी है। तो सबसे हम पहले हम लोग बात कर लेते हैं देखो जो हमारी राजभाषा के बारे में, जो कि हमारी हिंदी है। तो अनुसूचित 8 है और भाग 17 है। और हमारा भाषा से रिलेटेड जो हमारे संविधान में अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 343 से 351, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजकीय भाषा आयोग क्या है? तो अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन मतलब उस टाइम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वीजी खेर की अध्यक्षता में गठन किया। किसी भी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में है, तो 22 हैं। उसके बाद है संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई भाषा। तो ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो जो हमारे इस नोट्स में इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। अब 22 भाषाएं कौन सी है एक बार आप लोग नज़र मार लीजिए। असमिया, बंगाली, हिंदी जो कि अवधी, गुजराती, मलयालम, मराठी, आड़िया, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, तमिल, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख गुरु और शिष्य, जो कि इतना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी थी। तो श्रावकचार। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा। हिंदी की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? विद्यापति। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। उसके बाद है छायावाद की प्रथम रचना झरना। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। ये मैंने कल जो एमसीक्यू करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम हिंदी पत्र उद्दंत मारदंड, ये कब आया था ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षण। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि ने लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम कोशकार कौन था? अमीर खुसरो, ठीक है। उसके बाद हमारा है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बनारस अखबार, ठीक है। और ये वाद है हमारे वाद प्रवर्तक, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोग देख लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार तो कौन थे? पंत चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला पूछिए? महादेवी वर्मा। यामा के लिए इनको मिला था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 1975 में, ठीक है। और जिसके तहत ही 10 जनवरी को हमेशा हमारा जो है इंटरनेशनल जो हमारा हिंदी डे मनाया जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक कौन था? तो अमीर खुसरो जी थे। हिंदी की सर्वप्रथम रचना श्रावककार। और हिंदी की आदि कवित्री कौन थी? मीराबाई। कवित्री की स्पेलिंग भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ये स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। अब हम हिंदी व्याकरण पे आ गए हैं। तो हिंदी व्याकरण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है। और वर्ण हमारा क्या होता है? स्वर व व्यंजन को मिलाकर बनते हैं, ठीक है। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। और व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33, ठीक है। हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या है 33। संयुक्त वर्ज व्यंजनों की संख्या है 4। संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बने हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन या इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ड और ड ये दो हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्णों के भेद। तो वर्ण हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्वर और व्यंजन। तो हरिस्वर जो बिल्कुल उच्चारण में जिन्हें कम समय लगता है, तो अ ई उ ए ओ री ये है। दीर्घ स्वर जिन्हें उच्चारण में टाइम ज़्यादा लगता है, आ ई उ ए ओ, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर। उसके बाद है हमारा व्यंजन। व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन,
ठीक है। स्पर्श मतलब जो मुंह के किसी भी पार्ट को टच करते हैं बोलते हुए, तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। ठीक है, क वाली लाइन, फिर उसके बाद च वाली लाइन। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो 25 होते हैं। और उसमें व्यंजन जिन्हें बोलते समय मुंह से हवा निकलती है, तो ये 4 होते हैं, श, श, स, ह। और अंतस्तः व्यंजन जो गले के बिल्कुल ऐसे बीच से आवाज निकलता है, आप इनको बोल के देखिए, य, र, ल, व, बिल्कुल ऐसे गले में से। ठीक है, तो इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब है अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ से है मैं वहाँ से आपको कराऊंगी। देखो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, ये रे, क ख ग घ, ये रहा। ठीक है, ये वाले क ख ग वाली, च छ ज ट ठ ड त थ द वाली, ये वाली लाइन है। ये पूरे 25 हैं और इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो कोई ना कोई मुंह में कहीं ना कहीं हमारा जो जीभ से हमारे कोई ना कोई मुंह में टच होता है, कोई ना कोई पार्ट। ठीक है, अब जो कवर्ग है, कवर्ग हमारा जो कवर्ग है, इसको कवर्ग बोलते हैं। चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, क्योंकि पहले वाला इससे स्टार्टिंग है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनका स्थान बताइए, कहाँ से बोले जाते हैं। कवर्ग है वो कंठे है, कंठे मतलब गले में से बोले जाते हैं। ठीक है, आप उनको बोलकर भी देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा चवर्ग होता है, चवर्ग हमारा तालू से बोला जाता है, दांत के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे बोलकर आप इन्हें देखिए, च, छ, ज, पूरा दांत के ये पीछे नीचे वाली साइड है, वहां पर हमारी जीभ टच होती है। उसके बाद हमारा है टवर्ग। टवर्ग आप मूर्धन्य से हम लोग बोलते हैं, बोल के देखिए, ट, ठ, पूरा ऊपर जाके, ट, ठ, ड, जीभ ऐसे फोल्ड होके ऊपर हो जाती है। उसके बाद हमारा है तवर्ग। तवर्ग में हमारी जो जीभ है वो दांतों से टच करती है, आप इसे बोलकर भी देखिए, त, थ, द, ऐसे तरीके से। और पवर्ग हमारे ओष्ठीय होते हैं, प, फ, ब, तो हमारे होठ, इसमें हम इसे होठ से बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना। उसके बाद हमारा है अघोष और घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अघोष कौन से वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और घोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा व्यंजन। ठीक है, देखो जैसे अघोष है तो इसमें अघोष कौन सा होगा, पहले वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हमारा अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा हमारा घोष होता है। ठीक है, अल्प प्राण पहले वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन। ठीक है, और अनुनासिक हम प्रत्येक व्यंजन का आखिरी जो ये होता है, इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा में रट्टा मारने वाली बात है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, इसमें तो समझाना ही क्या है। अब हम बात करते हैं शब्द विचार। ठीक है, होप मैं समझा पा रही हूँ आपको ठीक से और आपको समझ भी आ रहा है। और जहाँ कहीं समझ ना आए या लगे कि जहाँ ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे उस चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं। और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, बीच में मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ कुछ, तो प्लीज़ आंसर कर दिया करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं शब्द विचार। तो अर्थ के आधार पर देखो, शब्द हमारे अर्थ के आधार पर होते हैं सार्थक और निर्थक। सार्थक जिनका कोई मतलब होता है, जैसे राम, घर, नगर। निर्थक दम, हल, चल, इनका कोई मतलब नहीं है, निर्थक है मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर हमारे दो तरीके के शब्द होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर तीन तरीके के शब्द होते हैं, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि। ठीक है, तो रूढ़ि जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द ना निकले, जैसे राम है तो जिसके खंड करने पर, जिसको अलग करने पर, जैसे राम को आप अलग कर दोगे ना, तो रा का कोई मतलब है ना म का कोई मतलब है, तो इनको हम रूढ़िवादी शब्द कहते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द, यौगिक आपको पता ही चल रहा है बोलने से, यौगिक योग मतलब जुड़े हुए। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द निकलता है, योग होता है इनका, इनका अर्थपूर्ण। जैसे विद्यालय है तो विद्या को अलग कर दो और आल्य को अलग कर दो, तो दोनों का कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है, और उसके बाद हम योग रूढ़ि की बात करते हैं, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ विशेष अर्थ देते हैं। इसमें क्या होता है योग रूढ़ि में, कि इनको अलग अलग कर देने पर प्राय पर्यायवाची जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, जैसे जलद है। ठीक है, अब हम इनको अलग कर देंगे, तो ये क्या होता है कि ये वैसे बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये पर्यायवाची शब्द का मतलब बताते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द इसके अंदर बेसिकली आते हैं। 1 मिनट आपको वीडियो होल्ड करना पड़ेगा, इसका मैं नोट्स में से देख के बताती हूँ आपको और अच्छे से।
ओके, हाँ, तो नोट्स में मैंने ये देखा है कि ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के द्योतक होते हैं, ठीक है? जिससे किसी विशेष अर्थ का मतलब पता चलता है, जैसे मान लीजिए राम कहानी। तो जैसे योग रूढ़ में क्या आ जाएगा, जैसे राम कहानी। तो एक ये आत्मकथा है, जैसे वारिज है, तो वारिज का मतलब कमल हो गया। तो बेसिकली ये पर्यायवाची या किसी और मतलब उसका शब्द देते हैं, ठीक है? जैसे गजानन है, तो गजानन गणेश जी को बोलते हैं। तो आप इस तरीके से इसे पर्यायवाची उससे याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति जैसे जैसे शब्द बने हैं, ठीक है, जैसे जैसे ये बने हैं, तो तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशी होते हैं, और उसके बाद हमारे विदेशी होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारे चार तरीके के शब्द होते हैं। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द। सम मतलब ऐसे याद कर लो कि जो समान होते हैं, संस्कृत समान ऐसे करके कुछ याद कर लो, स से। तो ये संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में एज इट इज़ ये बोले जाते हैं। जैसे हम अग्नि, आम्र, पुष्प, ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव है जो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया है। जैसे आग का अग्नि, अग्नि का आग हो गया, आम्र का आम हो गया, पुष्प का फूल हो गया, ठीक है? तो अगर वो सेम है, संस्कृत जैसे हैं, तो वो तत्सम है। और ऐसे याद कर लो, तत्सम मतलब संस्कृत जैसे ही हैं, वो सेम एज इट इज़ हमने अपना लिए हैं, ठीक है? और तद्भव मतलब हमने उसको चेंज कर दिया है हिंदी में। देशी पता ही है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं, जैसे लुटिया, डब्बा आदि। विदेशी जो अलग अलग लैंग्वेजेस से आए हैं, जैसे हॉस्पिटल, अदालत, औरत, लाश, ये सब दूसरी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। संकर शब्द क्या होते हैं, मैंने एमसीक्यू करवाए थे, उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। संकर शब्द होते हैं जो देशी और विदेशी भाषाओं को मिलाकर बनते हैं, जैसे टिकट, घर। तो टिकट एक अलग भाषा का शब्द है और घर एक अलग भाषा का शब्द है, ठीक है? उसके बाद है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर हमारे शब्द होते हैं विकारी और अविकारी, ठीक है? तो विकारी जिनमें परिवर्तन हो सकता है, लिंग, काल, कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, जैसे तुम, वह, बालक, ठीक है? और अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे आगे पीछे, यहाँ वहाँ। वह लड़का आगे जा रहा है, वह लड़की आगे जा रही है। तो आगे तो चेंज नहीं होगा, है ना? लेकिन हमारे लिंग, वचन, कारक के कारण कुछ शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि वह जा रही है या वह जा रहा है, ठीक है? तो सर्वनाम में वो चेंज हो सकता है। तो विकारी और अविकारी, विकारी जिनमें चेंज हो सकता है और अविकारी जिनमें चेंज नहीं हो सकता। और जो अविकारी होते हैं उनको हम अन्वय शब्द भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं वाक्य भेद की। तो वाक्य भेद क्या है, तो वाक्य भेद सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। सार्थक शब्द होने चाहिए, मतलब उन शब्दों का मतलब होना चाहिए, और वो मतलब सिस्टमेटिक वे में लगे होने चाहिए। मैं जैसे बोलूँ कि मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है, वो सारे शब्द सार्थक है, सबका मतलब है और सब सिस्टमेटिक वे में लगे हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ है मोर नाच रहा, तो ये एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, तो ये एक वाक्य नहीं ठीक से कहलाएगा। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और उसके बाद हमारे हैं रचना के आधार पर, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। इसको इतना डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना ही देख लीजिए कितने होते हैं। उसके बाद हमारे रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है? उसके बाद हमारा है संज्ञा पे हम लोग आ गए हैं। तो संज्ञा आपको पता है क्या होती है, ठीक है? किसी का नाम संज्ञा होता है, मेनली आप लोग ऐसे जान लीजिए, ठीक है? उसके बाद हमारा है संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के भेद होते हैं 3 व्युत्पत्ति के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, जो कि हमने मेनली शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो है हमारे हैं अर्थ के आधार पर। तो 5 भेद होते हैं इसके: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। और इसका आपको पता ही होगा, देखो व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम, ठीक है? जो हम किसी नाम से जानते हैं। जातिवाचक जो किसी जाति का बोध करवाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नदी है, ठीक है? तो नदी एक जातिवाचक है, क्योंकि नदी तो कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ गंगा नदी, तो वो व्यक्तिवाचक आ जाएगी, क्योंकि मैंने उसको एक नाम दे दिया है, ठीक है? उसके बाद है द्रव्यवाचक। तो ये चीज़ों से रिलेटेड होती है, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। और उसके बाद है हमारा कलेक्टिव, समूहवाचक, सेना, टीम, एक ग्रुप जो हम दिखाते हैं, जैसे हमारी क्लास भी होगी, क्लासरूम भी एक ग्रुप है, ठीक है? जैसे कोई कोई ऐसा ग्रुप है जो कलेक्टिव तरीके से
एक ही काम करता है, ठीक है? या एक ही चीज़ के लिए बना है, इस तरीके से। जैसे जो अंगूर का गुच्छा होता है, वो भी एक तरीके से हमारी समूहवाचक वो होती है, क्या बोलते हैं, संज्ञा। भाववाचक हमारे सब भाव जो होते हैं, क्रोध, मिठास, यौवन, बचपन, ठीक है, बुढ़ापा, ये सब हमारे क्या हो गए, भाव है, जिनसे हमें कोई भाव पता चलता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? तो सुंदर, सुंदरता, वीर का वीरता बन जाएगा, चढ़ना का चढ़ाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। थकना, थकान, पुरुष का पुरुषत्व, नारी का नारीत्व, सर्वनाम से कैसे बनेगी? अपना का अपनत्व, मम से ममतव। और अव्यय, अव्यय मैंने बताया था जो चेंज नहीं होते, जैसे दूर से दूरी, निकट से निकटता, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती है। अब हम बात करते हैं क्रिया की। जिस शब्द से किसी कार्य के करने होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। क्रिया सकर्मक होती है और अकर्मक होती है, दो तरह की क्रिया होती है, ठीक है। कर्म मतलब होता है काम, ठीक है। जिस क्रिया के साथ हमारा काम जुड़ा हुआ होता है, स मतलब साथ में कनेक्टेड होता है, वो हमारी सकर्मक होती है। और जिसके साथ काम नहीं जुड़ा हुआ होता, वो सकर्मक, वो अकर्मक होती है, ठीक है। जैसे राम फल खाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, राम क्या खाता है, तो फल खाता है, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला राम खाता है, तो क्या खाता है, हमें थोड़ी पता है क्या खाता है। तो जहाँ पर क्वेश्चन बने वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर क्वेश्चन ना बने वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म फल जुड़ा हुआ है। कर्म मतलब जो कर्म है, जो काम हो रहा है, फल जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस क्रिया में कर्म नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस चीज़ से वो काम हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मोहित बाज़ार जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई कर्म जुड़ा हुआ है कि बाज़ार जा रहा है, मोहित जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है हमें थोड़ी पता है। तो जहाँ आपको लगे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ लगे कि क्वेश्चन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ऐसे याद कर लेना। जैसे राम फल खाता है, इसी को आप चेंज कर दो, राम क्या खाता है, तो क्वेश्चन बन गया, तो मतलब सकर्मक क्रिया है। जैसे राम खाता है, अब इसमें क्या क्वेश्चन बनाओगे आप लोग, नहीं बनेगा ना, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको पहचानने की ट्रिक भी इन्होंने दी हुई है कि सकर्मक व कर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए क्या लगा कर देखो, ठीक है। मैंने बता ही दिया आपको कि क्वेश्चन लगा के देख लो, अगर उसका क्वेश्चन मिल आपको लग रहा है कि हाँ इसको हम क्वेश्चन बना सकते हैं, तो वो सकर्मक होगी, अदरवाइज तो वो अकर्मक होगी, ठीक है। उसके बाद है क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, जैसे सहायक क्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़ी होती है, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, तो हूँ क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम वो सेंटेंस दे के पूछ लिया जाता है कौन सी क्रिया है। जब कर्ता एक काम को करके ना दूसरा काम शुरू कर देता है, तो पहली क्रिया को होती है पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे सीता भोजन करके सो गई, ठीक है, तो उसने दो काम, पहला काम उसने कंप्लीट करके दूसरा काम शुरू किया है, तो मतलब पहली जो काम होगा वो पूर्वकालिक क्रिया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जैसे मान लो रोहन खाना खाकर स्कूल चला गया, तो ऐसे पूछ लेंगे कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया बताओ, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, मोहन खाना खाकर स्कूल चला गया, तो खाना खाकर क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। उसके बाद हमारा है नाम बोध क्रिया, तो संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है, जैसे लाठी मारना, पीला पड़ना, ठीक है, या संज्ञा और विशेषण, जैसे संज्ञा और विशेषण के साथ ये जुड़ने से बनती है, ठीक है। नामबोध क्रिया द्विकर्मक क्रिया होती है, जिसमें दो कर्म साथ होते हैं, ठीक है। जैसे राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, तो श्याम और कर्म, दो कर्म जुड़े हुए हैं, ठीक है। राम ने, ठीक है, तो किसको थप्पड़ मारा, एक क्वेश्चन बन गया, रुको, किसको मारा, ठीक है, और क्या मारा, ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन गए, तो यानी दो कर्म है यहाँ पे, तो द्विकर्मक क्रिया हो गई। उसके बाद है संयुक्त क्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी जाने वाली है, मैं सोच रही थी इसको एटलीस्ट 1 आवर तक रिकॉर्ड करूँगी, बट अभी जितना होता है उतना ठीक है, बाकी मैं इसकी सेकंड वीडियो शाम तक अपलोड कर दूँगी। तो देखो दूसरा है संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, ठीक है, दो क्रियाओं के मिलन से बनती है। जैसे मुझे पढ़ने दो, तो पढ़ना भी एक क्रिया है और दो भी एक क्रिया है। मुझे वह पेड़ से कूद पड़ा, तो कूद पड़ना दोनों ही क्रियाएं हैं, तो दोनों क्रियाएं जब जुड़ती हैं आपस में, तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। उसके बाद हमारा है क्रियार्थक क्रिया। आई थिंक गेट पे भी कोई आ गया है, तो मैं यहाँ यहीं तक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। थैंक यू।